इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मौरूसी सियासत पाकिस्तान में कुछ नई नहीं है। हम सब जानते हैं कि क्या है ये मौरूसी सियासत, किस तरह चंद खानदान सियासत के मैदान पे अपनी इजारादारी कायम किए हुए हैं। लेकिन ये बात उस वक्त निकली जब नून लीग की टिकटों की तकसीम की खबरें शाया हुई और मालूम पड़ा कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो यही चाह रहे हैं कि उनके बेटे, उनकी बेटियाँ, उनके दामाद, उनके समधी, उनके बहनोई, उनके रिश्तेदार किसी तरीके से टिकट हासिल कर लें। और इस वक्त ऐसी तगो दौ लगी पड़ी है PMLN के अंदर टिकटों की कि बड़ा मुश्किल हो जाता है इस वक्त PMLN की लीडरशिप को प्रोग्राम में बुलाने के लिए। हमने बड़ी कोशिश की बहुत सारे लोगों को बुलाने की, कोई नहीं आया। लेकिन शेख साहब, कैसर अहमद शेख साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, हमारे साथ बड़ा एक नरमी का उनका रिश्ता है और वो आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम में। शेख साहब, पहले आपसे ही पूछ लेता हूँ क्योंकि आज राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया है कि मौरूसी सियासत की वो पहले बुराई करते थे, आज कह रहे हैं कि सियासतदान का बेटा सियासतदान ही बनेगा। और जो टिकटों की फरोख्त हो रही है सिंध में, तो कहा जा रहा है एक ही खानदान है जिसको माइनॉरिटी की टिकट मिलती है और किसी को नहीं मिलती है, कोहिस्तानी साहब का जो फैमिली है। आप बताइए सर, आपको टिकट मिला कैसर साहब? हाँ, मैं कल उस मीटिंग में था जिस मीटिंग में सारी टिकटों की बातें हो रही थी। कल कोई 1.5-2 घंटे मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ और राना सनाउल्लाह भी थे उसमें और हमारे अयाज सादिक साहब भी थे। तो इन सब के साथ मैंने डिस्कस किया है। देखिए, टिकटों की बातें तो हर इलेक्शन में होती हैं, कोशिश हर एक की होती है कि उनको टिकट मिले। ये बिल्कुल गलत बात है। मुस्लिम लीग कभी किसी टिकटों के लिए कभी किसी से पैसे नहीं मांगेंगे। बड़ा मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। अगर किसी ने भी ये बात कोई है प्रूव अगर किसी के पास तो लाए, कभी ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि मैं भी 7वां इलेक्शन लड़ा हूँ और मुस्लिम लीग में मैंने पहला इलेक्शन 1993 में कंटेस्ट किया था। मैं खुद उसमें शामिल हूँ। कल डिस्कस हुआ है और मुझे टिकट तो अलबत्ता मेरा कभी मसला नहीं रहा। क्योंकि जब मुझे टिकट नहीं भी मिला था तो पंजाब में वाहिद हमारी एक सीट थी जिसमें एज एन इंडिपेंडेंट, जब मेरे नीचे कोई MPA भी नहीं था, हमने चंडियोड़ से मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी दोनों के कैंडिडेटों के टोटल से भी ज़्यादा वोट लिए थे। और पूरे मुल्क ने जो इंडिपेंडेंट 11 मेंबर बने थे उन्होंने मुझे अपना लीडर उस वक्त बनाया था। उस वक्त मुस्लिम लीग की 2/3 से भी ज़्यादा। अच्छा, ये बताएं फिर आप अपने बेटे को नहीं लेकर आ रहे सर? जी, मेरा बेटा पिछली बार मुस्लिम लीग को जरूरत थी। हमारे चंडियोड़ में कोई कैंडिडेट नहीं, तो मुझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मेरे बड़े मरहूम बेटा जो फौत हो गया, इरफान कैसर, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा और टेप्टा का चेयरमैन रहा। तो वो उनके साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बड़ा इंटरेक्शन था। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है तो आप वो खुद तो कंटेस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि वो टेप्टा का चेयरमैन रिटायर हुआ था और पीरियड होता है कुछ उसके दौरान। तो उसने अपने भाई को, जब कभी चंडियोट आया नहीं था, उनको बुला के पिछली बार MNA का इलेक्शन लड़वाया था चंडियोट के दूसरे हल्के से। हम वो इलेक्शन जीत नहीं सके, हार गए। और इस बार मेरा बेटा जरूर कैंडिडेट है, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह पार्टी कहेगी और भी कैंडिडेट है। और सिंध के अंदर तो कैसर साहब सिंध के अंदर तो कैसर साहब एक ही खानदान है जिसको रिजर्व्ड माइनॉरिटी की सीट दी जाती है, वो खीलदास कोहिस्तानी साहब की फैमिली के हैं। खीलदास मेरा दोस्त है और हमारे भी मतलब बड़े मोहसिन है, हमारे शो में आते रहते हैं। लेकिन आजकल टिकटॉक की मारामारी बढ़ी है सर। वो माइनॉरिटी का और एक सीट नहीं है। माइनॉरिटी के डॉक्टर साहब को भी वहाँ मिनिस्टर भी रहे हमारे माइनॉरिटी के, डॉक्टर दर्शन जो है वो मिनिस्टर भी रहे, कैबिनेट में थे मियां नवाज शरीफ साहब। चले, अल्लाह करे सब दूसरों को भी मौका मिले। मैं तो यही कहूंगा शेख साहब, सबको बराबरी का मौका मिले, न सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी मिलना चाहिए। जो वहाँ पे परमानेंट होगा वो लेगा मौका। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नवाज जो है बहुत एक पॉपुलर पार्टी है, राइट सर, थ्रू आउट। और हमारे यहाँ तो ये आपको बताऊं कि अभी तक बड़ा मुश्किल, पिछले इलेक्शनों में ना 7 डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ चंडियोट की एक वाइस सीट निकली, लोगों ने टिकट ही नहीं लिए थे पिछले 2018 के इलेक्शन में। सर उस वक्त नवाज शरीफ जेल में थे, इमरान खान पावर में आ रहे थे, अब इमरान खान जेल में, नवाज शरीफ पावर में आ रहे हैं। आई विल कम बैक टू यू शेख साहब, इजाजत दे दूसरे मेहमानों से भी गुफ्तगू करूं। नजमी आलम साहब, आपके वाले साहब या आपके खानदान में कोई सियासी बैकग्राउंड था? और ये जो मौरूसी सियासत चल रही है पाकिस्तान में, मेरे खानदान, मेरे वालिद सरकारी नौकरी करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनका सियासत से दूर से ताल्लुक। हाँ, मेरे बड़े भाई रहे स्टूडेंट पॉलिटिक्स। लेकिन आपकी पार्टी में मौरूसी सियासत तो है ना? क्या मौरूसी? सर वही भुट्टोइज्म,
रदारिज्म नहीं देखिए, जो ये कोई नहीं है। अगर हमारे यहाँ एक आदमी तो नहीं चल है पार्टी में, ठीक है कि अगर बेनज़ीर ने भुट्टो के बाद अगर संभाला तो कितनी जद्दोजहद करके पार्टी को लेके चली वो, या बेगम साहिबा, उनकी वो पॉलिटिकल स्ट्रगल को आप देखें ना। एक तो होता है कि भाई बस बन गया कि उनका बेटा, उनकी बीबी की पॉलिटिकल स्ट्रगल तो आप देखें, कौन मुकाबला कर सकता है उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल का? कोई भी नहीं। बिलावल कहते हैं कि मैं नौजवान वजीर आजम बनूंगा, नौजवानों का वजीर आजम, मुल्क में आबादी 60% नौजवानों की है, तो एक नौजवान कार्ड यूज कर रहे हैं जिसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर मौरूसी सियासत तो खत्म हो जाएगी, फिर नौजवानों को टिकट भी देने होंगे। मौरूसी सियासत की आपने बात की, कल मैं रात को टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा था, मैंने बड़े देर पूरा प्रोग्राम देखा, वो था स्टूडेंट्स यूनियंस पे। ठीक है, मैंने पूरा प्रोग्राम आराम से बैठ के देखा, इतना लंबा प्रोग्राम देखता नहीं, कि हमारी स्टूडेंट यूनियंस को जो ख़त्म कर दिया गया, उससे हमारे पास पॉलिटिकल वर्कर आना कम हो गए तालीमी इदारों से। बिल्कुल, वरना बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर उभर के आते थे। तो ये मैं समझता हूँ ये इसीलिए किया गया कि मौरूसी सियासत नहीं रहे, तो नए यंग पढ़ा लिखा नौजवान शहरों से जहाँ से भी वो नहीं आ सका। और मैं तो हूँ कि वो होना चाहिए कि ताकि एमक्यूएम क्या कहती है शबीर साहब मौरूसी सियासत के ऊपर? देखिए जी, एमक्यूएम मेरे ख्याल इस वक्त इस मुल्क में शायद एमक्यूएम ही वाहिद पार्टी है जिसमें मौरूसी सियासत नहीं है। आप एमक्यूएम की हिस्ट्री उठा के देख लें, 1988 से फर्स्ट टाइम जब से इलेक्शन एमक्यूएम ने हिस्सा लिया, मुख्तलिफ इलेक्शन हुए 88 मुख्तलिफ औकात में चेंज होते रहे हैं। सब चंद नाम ऐसे जो रिपीट होते हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर, अदरवाइज़ तो एमक्यूएम में नए ही चेहरे आते, सबको मौका दिया जाता है, खासकर वर्कर को जो स्ट्रगल करता है। जिस तरह मेरे भाई नजमी आलम साहब फरमा रहे थे कि आपने जो जिक्र किया पीपल्स पार्टी के हवाले से मौरूसी साहब, इन्होंने कहा कि वो उनकी स्ट्रगल है पॉलिटिकल, बिल्कुल नो डाउट स्ट्रगल है, बट वर्कर की भी स्ट्रगल होती है ना, उसको भी तो हम सामने रखें कि जो कारकुन काम कर रहा है पार्टी के लिए, जाने दे रहा है, आपके लिए झंडे लगा रहा है, चॉकिंग कर रहा है, जल्द से जुलूस करवा रहा है, आपको कांधों में बैठाकर ऐवानों में भेज रहा है, तो उसका भी राइट है, उसका भी हक है। तो वो शायद पार्टी एमक्यू में जिसने अपने वर्कर को हमेशा वो अहमियत और वो हैसियत दी। बिल्कुल, लोअर लेवल से वर्कर्स को मैं आपके सामने मिसाल हूँ। मैं 1988 में, जब मेरी उम्र भी मेरे ख्याल 24-25 साल थी। आपके खानदान में कोई सियासतदान था? नहीं, मैं ही हूँ। आप ही हैं? जी। तो मैं बता रहा हूँ कि 1988 में व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मैं पढ़ता था टोरंटो जाम जरी यूनिवर्सिटी में, तो मुझे फर्स्ट टाइम सुबह इसमें का टिकट और कॉमिक्स का बेक में तो मुझे दो पार्टी ने 1988 में मुझे टिकट दिया और मैंने इलेक्शन लड़ा पीपल्स पार्टी के सामने उस इंटीरियर के इलाके में, जब लफ्ज़ महाजिर कौमी मूवमेंट पे उस वक्त मुत्तहिदा नहीं बनी थी। तो उस वक्त आप अंदाज़ा लगा लेंगे अंदरूनी सिंध के अंदर, आप माशाल्लाह आपका ताल्लुक भी वहीं से है। जी हाँ, तो वहाँ रखकर भी मैं सिर्फ 1800 वोटों से हारा था। अली कुतुब शाह साहब जानते होंगे ये, उनके सामने 88 में, जब तो उम्र भी नहीं थी, ना तजर्बा था, ना पैसे थे, तो वो वाहिद एमक्यूएम ने कहा पैसे हैं। अब तो जाहिर है, मैं तो नहीं कहूँगा कि पैसे नहीं है, पैसे हैं बिल्कुल, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। पर आशा साहब, क्या हमारी जमहूरियत मैच्योर नहीं होती है, हमारे सियासतदान मैच्योर नहीं होते, लूली लंगड़ी जमहूरियत ही चलती रहती है, कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग? इसकी क्या वजह आपकी नज़र में? आप सीनियर हैं, मौरूसी सियासत है? जमहूरियत नहीं चलती, इसका तो जवाब आपने खुद दे दिया। लूली लंगड़ी जमहूरियत क्यों होती है? जमहूरियत कहाँ चलती है पाकिस्तान में? सब चीज़ें तो जमहूरियत के ऊपर ही हमला आवर होती हैं, जहाँ 10-10 साल पता ही ना चले जमहूरियत है या नहीं है। जो सस्टेनेबिलिटी है, तसलसल है, वही खुद क्लींजिंग करता है, उसी से रिफाइनमेंट होती है। जो अनडिज़ायर्ड एलिमेंट्स हैं वो कैसे निकलेंगे जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। मसलन 2002 जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, एक NRB बनी थी, नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो। जनरल नकवी साहब ने नया फार्मूला दिया था लोकल बॉडीज़ के ज़रिए। वो हुआ क्या कि पहले जो फैमिलीज़ थी उनकी थोड़ी ग्रिप थी, जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंडर आपने सारी पावर दे दी नाजिम को, तो वो उल्टा और ग्रिप ज़्यादा हो गई। फिर वो कज़न असेंबली में आ गए और वो साहब खुद जो भी थे उस फैमिली वाले, वो नाजिम बन के बैठ जाए। MNAs ने आई रिपीट, MNAs जो मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली थे, उन्होंने रिज़ाइन करके नाजिम के इलेक्शन लड़े और डिस्ट्रिक्ट के नाजिम बने जाके। मीन के कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड। तो जब तक आप जमहूरियत का क्या एक तसलसल रहा पाकिस्तान में, यानी अभी भी बहुत सारे हमारे सीनियर दोस्त बैठ के साल गिनते हैं कि इतने साल फलाने लगा, इतने साल फलाने लगा, उसमें वो सारी बात सामने आ जाती है। जमहूरियत
तो नर्चर करना पड़ता है। अभी बाइडन पिछले दिनों, सबसे पुरानी जमहूरियत तो अमेरिका में है, खुद प्रेसिडेंट बाइडन कह रहे थे कि जमहूरियत का तकाजा है कि जमहूरियत की हिफाजत करना पड़ती है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान जमहूरियत का होता है। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश राज के दौर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चंद फैमिलीज बनाई गई थी, उन फैमिलीज की इतनी ग्रिप रही पावर के ऊपर। पॉलिटिक्स यहाँ पाकिस्तान में पावर का नाम है। लोगों की फैमिली प्रेस्टीज होती है कि हम अगर इलेक्शन हार गए तो हमारी फैमिली की रिस्पेक्ट पे, प्रेस्टीज पे हर्फ आएगा, लिहाजा कोई इररिलेवेंट नहीं रहना चाह रहा। बहुत सारे ऐसे भी पॉलिटिशियन हैं, मैं नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम की बात करता हूँ, अपनी ज़मीनें बेच के उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चलाई, क्योंकि वो जो प्रेस्टीज है फैमिली वाली वो उनके नज़दीक ज़्यादा अहम थी। इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम मौरूसी सियासत की बात कर देते हैं। 10 साल जमहूरियत नहीं होती, डिप्टी कमिश्नर हो, वो DPO हो या SSP हो, वो मानते तो फिर उन्हीं लोगों की हैं। जो अभी बात हो रही थी कॉमन मैन की, कॉमन मैन को कोई घुसने देता है थाने के करीब, या पटवारी उसको आने देता है अंदर, या अस्पताल में उनको कोई अटेंड करता है? तो आपका सिस्टम जब प्रमोट करेगा, नर्चर करेगा, एम्पावर करेगा फ्यू चोजन पीपल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ, तो उसका रिजल्ट फिर यही होगा। यकीनन उसका रिजल्ट यही होगा जो आज हम देख रहे हैं। मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ता हूं पराचा साहब, सॉरी आई थिंक कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंस भी है, उसको हम दूर करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी।